हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 साइंस में चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस का पार्ट 4। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो जिसपे अपन ने रेस्पिरेशन स्टार्ट किया था तो आप इस कार्ड पर क्लिक करके उसे विजिट कर सकते हैं। आज के वीडियो में अपन रेस्पिरेशन लाइफ प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और रेस्पिरेशन आज अपन समझेंगे ह्यूमन बींग्स में। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में आज अपन अच्छे से समझेंगे। तो देखो, प्रीवियस वीडियो के एंड में मैंने आपको बताया था कि एनिमल्स जो होता है उनमें एक साइट ऑफ गैस एक्सचेंज होती है, मतलब एक सरफेस होती है जहां गैस एक्सचेंज हो सकता है। और क्योंकि वो साइट जो होती है बहुत ही डेलिकेट होती है तो एनिमल्स में वो साइट अक्सर क्या होती है, अंदर की तरफ। और फिर मुझे एक पाथ चाहिए जो उस साइट तक क्या लेकर जा सके, एयर लेके जा सके। ऐसा ही कुछ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखने को मिलता है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी पाथ और रेस्पिरेटरी सरफेस। रेस्पिरेटरी सरफेस वो सरफेस है जहां गैस एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में आ जाएगी, CO2 ब्लड से बाहर आ जाएगी। लेकिन ये जो सरफेस है ये अपनी बॉडी के अंदर होती है, अगर एग्जैक्टली बोले तो लंग्स के अंदर होती है। यहां तक एयर ले जाने का जो रास्ता होगा उसे क्या कहेंगे, रेस्पिरेटरी पाथ। तो रेस्पिरेटरी पाथ कहां से स्टार्ट होता है, नॉस्ट्रिल्स से। जो अपने ये नोज के दो पोर दिखते हैं इन्हें कहते हैं नॉस्ट्रिल्स। और फिर नॉस्ट्रिल से एयर जाती है नीजल चैम्बर में, जो पहले ऐसे ऊपर की तरफ और फिर नीचे की तरफ आती है। और फिर ये अपने यहां पर जो यहां रीजन जो होता है वहां पर अंदर की तरफ भी दो नॉस्ट्रिल्स होते हैं। तो उस नॉस्ट्रिल से होते हुए फेरिंग्स में खुलती है। कहां खुलती है, फेरिंग्स में। तो पहले नॉस्ट्रिल्स, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स भी बोल सकते हैं, फिर नीजल चैम्बर, फिर इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, फिर कहां आती है, फेरिंग्स में। फेरिंग्स जो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम का कॉमन पार्ट है। जब अपन मुंह से जो बाइट खाते हैं या फिर जो भी अपन फूड कंज्यूम करते हैं वो भी फेरिंग्स में आता है। और रेस्पिरेशन में जो एयर लेते हैं वो भी फेरिंग्स में आती है। फेरिंग्स के बाद में फूड तो जाता है इसोफेगस के अंदर, और जो एयर जो होती है वो विंड पाइप या ट्रैकिया में जाती है। और ट्रैकिया की ओपनिंग पर एक ऑर्गन होता है जिसे क्या कहते हैं, लैरिंग्स। ये अपना वोकल बॉक्स है जिससे अपन साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो नॉस्ट्रिल्स, नेजल चैम्बर, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया। अब ट्रैकिया जो होती है वो देखो यहां से यहां तक आती है और फिर यहां के बाद वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है जिन्हें क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। और फिर ये ब्रोंकाई फिर डिवाइड होती है, जो पहले होती है प्राइमरी, फिर और डिवाइड होगी सेकेंडरी, फिर और डिवाइड होगी टर्सरी, और फर्दर डिवाइड होती जाती है। हर डिवीजन के साथ वो और थिन होती जाती है। फिर ये ब्रोंकियोल्स में कन्वर्ट होती है, ब्रोंकियोल्स और ज्यादा थिन होती है। फिर ब्रोंकियोल्स टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में डिवाइड होते हैं जो और भी ज्यादा थिन होते हैं। और लास्ट में एक छोटी सी डक्ट होती है जिसको क्या कहते हैं, एल्वियोलर डक्ट। और वो एक बलून लाइक स्ट्रक्चर में खुलती है, जो कहां खुलती है, ओपन इनटू एल्वियोलाई, जो कि बेसिकली एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है। और ये एल्वियोलाई की जो ये सरफेस है यही अपनी कौन सी होती है, रेस्पिरेटरी सरफेस। तो एल्वियोलाई हैज रेस्पिरेटरी सरफेस और साइट ऑफ एक्सचेंज। तो ये अपने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है। अब अगर अपन पूछे कि फिर लंग्स कहां गए भाई, अपन तो कहते हैं कि लंग्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। तो जब ट्रैकिया दो ब्रांच में ऐसे डिवाइड होती है, ब्रोंकाई, तो उसके बाद का जो भी है, प्राइम, सेकेंडरी, टर्सरी, ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलर डक्ट, ये सब एक ऑर्गन के अंदर, स्पंजी ऑर्गन के अंदर होता है। उसको अपन क्या कहते हैं, लंग्स कहते हैं। तो ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, मतलब ब्रोंकाई की जो ब्रांचिंग होती है वो ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई, ये सब किसके अंदर होते हैं, लंग्स के अंदर होते हैं। अब अपन को इसके नीचे इसका एक डायग्राम बनाना है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो पहले अपन वो डायग्राम समझते हैं और फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये है अपना ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको अपन अच्छे से समझते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पर ये जो देख पा रहे हैं ये अपने नेजल क्या होंगे, नॉस्ट्रल्स, जिसमें अपने नोज के अंदर जाने का रास्ता है। फिर ये अपने हैं नेजल पैसेज। फिर ये नेजल पैसेज एक जगह पर खुलता है जिसे अपन क्या कहते हैं, फेरिंग्स। फेरिंग्स फिर अपने किस में खुलेगा, विंड पाइप में। लेकिन विंड पाइप की ओपनिंग पर एक बड़ा सा और ऑर्गन होता है जिसे कहते हैं लैरिंग्स। तो पहले नेजल पोर, फिर नेजल पैसेज, फिर नेजल पैसेज से फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रैकिया। ये क्या है, ट्रैकिया। अब ट्रैकिया जो है दो पार्ट में डिवाइड हो रही है और ये दो पार्ट जो है वो क्या कहलाएंगे, ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई देखो अपनी तरफ जाकर और अंदर डिवाइड होती जा रही है। इसको अपन इस वाले डायग्राम से समझते हैं। देखो, ये ट्रैकिया थी, ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हो गई, ब्रोंकाई बन गई।
फिर ब्रोंकाई और डिवाइड हो गई, सेकेंडरी ब्रोंकाई बन गई, सेकेंडरी ब्रोंकाई और डिवाइड हो गई, टर्सरी ब्रोंकाई बन गई, और ऐसे और डिवीजन होते ही रहते हैं, होते ही रहते हैं, होते ही रहते हैं। लास्ट में जो है ब्रोंकियल्स बनेगी, फिर ब्रोंकियल्स और डिवाइड होगी, टर्मिनल ब्रोंकियल्स बनेगी, और टर्मिनल ब्रोंकियल्स जो है और डिवाइड होकर एल्वियोलर डक्ट बनाती है, और हर एल्वियोलर डक्ट के आगे एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरीके का दिखता है, इसे अपन क्या कहेंगे, एल्वियोलाई। तो एक तो देखो लंग्स के अंदर ऐसे बहुत सारे ऑर्गन है एल्वियोलाई जैसे, और एक हर एल्वियोलाई भी ऐसे इरेगुलर वॉल की बनी होती है। इसका मतलब इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। जब आज का वीडियो एंड करेंगे तो सबसे लास्ट में क्वेश्चन होगा कि लंग्स का सरफेस एरिया इतना ज़्यादा क्यों है, मतलब साइट ऑफ गैस एक्सचेंज का। तो एक तो लिखेंगे कि भाई एल्वियोलाई की वजह से, और एल्वियोलाई में ऐसे देखो बहुत सारी मतलब सरफेस है, रेगुलर वॉल नहीं है, तो इस तरीके से जो साइट ऑफ एक्सचेंज है वो बहुत बड़ा होता है। तो ये अपना है क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम। वापस रिपीट करते हैं, पहले क्या होता है, नेजल पोर, फिर नेजल पैसेज, उसके बाद फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर ट्रैकिया के बाद में क्या आ गई, ब्रोंकाई। फिर इसे समझते हैं, ब्रोंकाई के बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्सरी ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट, और सबसे लास्ट में क्या होती है, एल्वियोलाई। ये जहाँ पर ब्रोंकाई डिवाइड होती है वहीं पर अपने क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। तो ये बाकी के सारे स्ट्रक्चर किसके अंदर है, लंग्स के अंदर। ठीक है। एक और चीज़ जो अपन को समझने लायक है कि ये लंग्स जो है वो खुद तो स्पंजी होते हैं, तो खुद तो ना तो मूव कर पाते हैं, मतलब ना तो कोलैप्स कर पाएंगे ना फूल पाएंगे, तो एयर अंदर बाहर कैसे जाएगी। तो देखो लंग्स जो होते हैं, देखो अब इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, लंग्स के चारों तरफ ये देखो क्या है, रिप्स है। ठीक है। तो एक तो लंग्स को चारों तरफ से कौन कवर करके रखती है, रिप्स, और नीचे की तरफ देखो एक और ऑर्गन है जिसे क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। ठीक है। तो ये अपने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या है, डायग्राम है। इसे अच्छे से समझे और फिर आगे बढ़े। ठीक है। तो अपन डायग्राम बना चुके, तो डायग्राम बनाने के बाद और ये चार्ट बनाने के बाद अपन को थ्योरी भी लिखनी होगी, तो वो क्या लिखनी है वो देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि एयर जो होती है वो कहां से ली जाती है, नॉस्ट्रिल से ली जाती है। इसके बाद वो नेजल पैसेज या नेजल चैम्बर में जाएगी, और नेजल चैम्बर पे हेयर और म्यूकस होती है। हेयर क्या करते हैं, जो डस्ट पार्टिकल आते हैं उसको रोक देता है। म्यूकस जो होता है चिपचिपा सा होता है, उसपे बैक्टीरिया वगैरह, डर्ट वगैरह वो चिपक जाती है। तो अंदर की तरफ जो एयर जा रही है वो कंपेरेटिवली ज्यादा क्या होती है, डस्ट फ्री होती है और बैक्टीरिया फ्री होती है। ठीक है। तो यहां पर एयर को क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है। फिल्टर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हेयर और म्यूकस। कहां होते हैं ये, नेजल पैसेज पे। फिर यहां के बाद एयर जो होती है वो फेरिंग्स में जाती है। कहां से जाएगी, इंटरनल नॉस्ट्रल से होते हुए। उसके बाद एयर जो होती है थ्रॉट रीजन में जाती है। अपनी बुक में लिखा हुआ है कि थ्रॉट रीजन, मतलब इस रीजन में जाती है। बेसिकली अपन जानते हैं वो कहां जा रही है, ट्रैकिया में जा रही है। ट्रैकिया जो होती है वो डिवाइड होती है किसमें, ब्रोंकाई में, और एक ब्रोंकाई इस तरफ लंग्स में खुल जाएगी और एक इस तरफ लंग्स में खुल जाएगी। इन लंग्स एयर पैसेज जो होता है और डिवाइड होता रहता है, स्मॉलर और स्मॉलर, और वो अपन जानते हैं क्या होगा, ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, वो सब अपन जानते हैं। ये पूरा जो रास्ता होगा, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, इन सब रास्ते पर जो डक्ट जो है उसमें बेसिकली ऐसे क्या होते हैं, रिंग्स होती है। और ये रिंग्स जो होती है वो कार्टिलेज की बनी होती है। सी शेप्ड रिंग होती है, मतलब कंप्लीट रिंग नहीं होती। ये ऐसे समझ सकते हो या ऐसे समझ सकते हो या ऐसे समझ सकते हो, पर पूरी कंप्लीट रिंग नहीं होती। और किसकी बनी होती है, कार्टिलेज की बनी होती है। और ये क्या करती है, एयर पैसेज को कोलैप्स करने से रोकती है। आप देखो ऐसे इमेजिन करो, स्ट्रॉ जो होता है ना जिससे अपन कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, तो अगर उसमें अपन फूंक मारे तो फूल जाती है। लेकिन जब अपन खाली स्ट्रॉ को, मतलब जिसमें पानी पास नहीं हो रहा है या कोल्ड ड्रिंक पास नहीं हो रही, सिर्फ उसको ऐसे खींचे तो उसमें उसकी वॉल जो होती है ऐसे कोलैप्स कर जाती है। अगर एयर पैसेज भी ऐसे कोलैप्स करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि एयर पैसेज की अंदर वाली लाइनिंग पर म्यूकस होता है ताकि डर्ट फ्री रहे। तो वो दोनों तो चिपक जाएंगी तो फिर वापस खुलेगी नहीं। तो उसे कोलैप्स होने से रोकने के लिए क्या होती है, कार्टिलेज की रिंग्स होती है। क्या होती है, कार्टिलेज की रिंग्स होती है। ये पूछ सकते हैं एग्जाम में कि एयर पैसेज में सी शेप की जो वो रिंग्स होती है वो किसकी बनी होती है और क्या फंक्शन है। तो किसकी बनी होती है, कार्टिलेज की, और फंक्शन क्या होता है, ये एयर पैसेज को कोलैप्स होने से क्या करता है, रोकता है। नेक्स्ट है एयर पैसेज इन इट्स थिनेस्ट पॉसिबल फॉर्म टर्मिनेट इनटू बलून लाइक स्ट्रक्चर। मतलब एयर पैसेज जब थिन होता जाएगा और ब्रांचिंग होती जाएगी, लास्ट में अपन ने अभी देखा, लास्ट में क्या बनती है, एल्वियोलर डक्ट, और वो एक बलून लाइक स्ट्रक्चर में खुलती है जिसे क्या कहते हैं, एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई को सिंगुलर में कहते हैं एल्वियोलस। इसके चारों तरफ देखो ये जो ब्लैक कलर की लाइनिंग दिख रही है,
जो ऐसे बना रखी है, ठीक है। अब इसके चारों तरफ क्या होती है, ब्लड वेसल्स। इस चैप्टर में अपन आगे पढ़ेंगे जब अपन सर्कुलेटरी सिस्टम करेंगे कि ब्लड वेसल्स तीन तरह की होती है, आर्टरी, वेन, और वो दोनों एक थिन ब्लड वेसल्स भी बनाती है जिसे कैपिलरी कहते हैं, ठीक है, बाद में देखेंगे। तो वो कैपिलरी जो होती है, वो एक कैपिलरी इस एल्वियोलाई के चारों तरफ क्या करती है, ब्लड सप्लाई भी करती है। क्या करती है, ब्लड सप्लाई, जो मैंने यहाँ रेड कलर में बना रखा है, ठीक है। तो एल्वियोलाई के चारों तरफ क्या होती है, ब्लड कैपिलरी, तो कंटेन नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, और दोनों मिलकर रेस्पिरेटरी सरफेस बनाती है। अब इसको अच्छे से समझना, देखो रेस्पिरेटरी सरफेस में तीन चीजें आती है। एक तो ये एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन, जो कि मैंने ब्लैक कलर में लिखी है, एल्वियोलाई की वॉल। एक जो ये ब्लड वेसल्स की पहली लेयर, जो अंदर की तरफ लेयर है, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। और एक इन दोनों के बीच में देखो मैंने ग्रीन ग्रीन डॉट बनाया, जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये तीनों मिलकर क्या बनाती है, रेस्पिरेटरी सरफेस। और यहां गैस एक्सचेंज होता है। कैसे होगा, बाहर से जो एयर आएगी उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होगी और CO2 क्या होगी, कम, क्योंकि बाहर एयर में ऑक्सीजन ज्यादा ही होती है, CO2 कम। फिर ये कैपिलरी जो ब्लड लेकर आ रही है उसमें ऑक्सीजन कम होगी और CO2 ज्यादा। क्यों, क्योंकि ये अपनी बॉडी में ऑर्गन की तरफ से आ रही है, ऑर्गन ऑक्सीजन तो यूज कर चुके हैं और बदले में CO2 दे चुके हैं। जब यहां पर ब्लड दोनों कांटेक्ट में आता है तो यहां ऑक्सीजन ज्यादा है, तो वो यहां से यहां आ जाती है डिफ्यूजन से, किसमें, ब्लड में। और CO2 यहां से कहां चली जाती है, एल्वियोलाई में। तो जब ब्लड यहां से वापस जाएगा तो उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होगी, CO2 कम। ऐसा ब्लड ये जो यहां से फिर क्या कर दिया जाएगा, पूरे बॉडी में सप्लाई कर दिया जाएगा। तो ये अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में था। एग्जाम में जब आपको पूछे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सप्लेन करो, तो ये पूरा लिखना है और अपन को डायग्राम बनाना है, ठीक है। अब आगे अपन को और क्या समझना है वो अभी अपन देखते हैं, पहले आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो देखो अभी तक अपन ने समझा कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है। अब अपन देखते हैं कि ह्यूमन में रेस्पिरेशन परफॉर्म कैसे होता है। तो सबसे पहला स्टेप होगा ब्रीथिंग, जिसमें बाहर से एयर अंदर ली जाएगी और अंदर से जो एयर है वो बाहर ली जाएगी, मतलब बाहर छोड़ी जाएगी। बाहर से जब एयर अंदर ले रहे हैं तो अपना मोटिव है ऑक्सीजन अंदर लाना, और जब एयर को अपन बाहर रिलीज कर रहे हैं तो अपना मोटिव है कि CO2 को बाहर छोड़ना, ठीक है। ये पहला प्रोसेस होता है जिसे दो राउंड में डिवाइड किया जा सकता है, एयर अंदर लेना इनहेल करना और एयर बाहर छोड़ना एक्सहेल करना। तो ये अपने ब्रीथिंग कहलाता है। इसके बाद जब ये एयर एल्वियोलाई पे जाएगी तो अभी अपन ने देखा था ऑक्सीजन और CO2 एक्सचेंज होती है ब्लड और एल्वियोलाई के बीच में, एल्वियोलाई में जो एयर है उसके बीच में, उसे अपन गैस एक्सचेंज कहेंगे। और तीसरा, जब वो ब्लड में आ जाएगी तो ब्लड से वो बॉडी के हर पोर्शन में कैसे जाएगी, इसे कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज। और लास्ट में जब वो सेल में चली जाएगी तो वहां ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेगी, जिसे अपन क्या कहेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो चार स्टेप होते हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले लेते हैं ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग क्या होता है, इनटेक ऑफ एयर, एयर का अंदर लेना जिसे इनहेलेशन कहते हैं, और एयर का बाहर रिलीज करना जिसे एक्सहेलेशन कहते हैं, इसे अपन क्या कहेंगे, ब्रीथिंग। अब ये ब्रीथिंग परफॉर्म कैसे होगी, क्यों, प्रॉब्लम क्या है, लंग्स जो होते हैं वो एक स्पंजी ऑर्गन है, उनमें कोई मसल्स नहीं होती, तो वो खुद ऐसे पिचक नहीं सकते ताकि एयर को बाहर फेंका जा सके, और खुद ऐसे एक्सपांड नहीं हो सकते ताकि एयर को अंदर लिया जा सके। तो फिर ये होगा कैसे, तो अपनी बॉडी में जो लंग्स जो होते हैं वो इस वाले पोर्शन में होते हैं, और इस वाले पोर्शन में से चारों तरफ से जैसे पिंजरे में रखते हैं वैसे एक थोरेसिक केज होता है, उसके अंदर रखा हुआ है। अब ये केज कैसे बनता है इसको आप अच्छे से समझना। देखो अपने, अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो यहां पर आगे की तरफ अगर अपन हाथ लगाए तो यहां एक बॉन होती है, इस बॉन को कहते हैं स्टर्नम। क्या कहते हैं, स्टर्नम। चाहे आप इसका नाम नहीं लर्न कर पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप समझे यहां होती है स्टर्नम। और ये अपने मतलब पूरी आगे वाली साइड में नहीं होती, टमी से ऊपर ऊपर ही होती है, ठीक है। और पीछे की तरफ एक और बॉन होती है, वो होता है वर्टिब्रल कॉलम, वो एकदम नीचे तक होता है, ठीक है। तो ये वाला जो बॉन है ये लंबी है और ये वाली छोटी है। अब यहां पर देखो, यहां से पीछे से आगे की तरफ रिप्स आती है, मतलब जो पीछे से जुड़ी हुई है और आगे आ रही है, मतलब यहां से यहां की तरफ ये एक रिप्स हो गई, ऐसे दूसरी, फिर तीसरी, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स और फिर सेवंथ आते आते रिप्स आगे वाला स्टर्नम जो है वो खत्म हो गया। तो 7 तो इधर हो गई, 8th 9th 10th तीन रिप्स जो होती है वो पीछे से तो निकलती है लेकिन 7th रिप्स पर जाके चिपकती है। अपने आप अगर यहां देखेंगे तो ऐसे पोर्शन दिखेगा आपको टमी एरिया के पास में, ऐसे ऑब्लिक्स ऐसे।
तो वो इसकी वजह से हो रहा है। और लास्ट दो रिब्स जो है वो सिर्फ पीछे से निकलती है लेकिन आगे बढ़ती नहीं है, इन्हें हायर क्लासेज में फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि पीछे वर्टिब्रल कॉलम है, आगे स्टर्नम है और ऐसे रिब्स ने कवर कर लिया, तो पूरा एक पिंजरा बन गया, आगे भी है पीछे भी है और चारों तरफ भी है, मतलब वॉल में लेटरल भी है। अब इसके ऊपर तो अपने यहां पर ये नेक रीजन आ गया और नीचे होता है डायफ्राम जो कि मसल्स का बना होता है। किसका बना होता है? मसल्स का। अब इस पूरे में ये पैक हो गया, ये पूरा जो कमरे जैसा बना है इसे कहेंगे थोरेसिक केज और उसके अंदर क्या रखे हुए? लंग्स। अगर मैं इस केज को अंदर की तरफ पुश करूं तो वो प्रेशर किस पे लगेगा? लंग्स पे, और लंग्स की एयर कहां चली जाएगी? बाहर। अगर मैं इस केज को पीछे खींचूं तो लंग्स पे से प्रेशर हटेगा और बाहर से एयर कहां आ जाएगी? अंदर। ऐसे चलेगा। अब ये कराने के लिए मैं आगे पीछे कैसे मूव करूंगा? तो यहां दो चीजें मूव कर सकती है, रिब्स को थोड़ा आगे पीछे लिया जा सकता है और डायफ्राम जनरली ऐसे होता है, इसको आप ऐसे फ्लैट कर सकते हैं। ठीक है, तो दो चीजें हो सकती। तो lungs is situated in thoracic cavity, change in size of thoracic cavity increase and decrease pressure inside lungs। वो lungs के अंदर प्रेशर को क्या करेगा? चेंज करेगा। ड्यू टू विच एयर मूव्स इन एंड आउट, जिसकी वजह से एयर अंदर और बाहर की तरफ जाएगी। अंदर की तरफ इनहेलेशन, बाहर की तरफ निकलने को क्या कहेंगे? एक्सहेलेशन कहेंगे। अब अपन समझते हैं ये होता कैसे। पहले लेते हैं इनहेलेशन। इनहेलेशन में रिब्स जो होगी वो थोड़ा बाहर की तरफ जाएगी और डायफ्राम जो होगा, देखो ऐसे सपोज करो कि ये रिब से बना हुआ स्ट्रक्चर है और डायफ्राम जनरली ऐसे है। अगर डायफ्राम फ्लैट हो जाए, ये नीचे वाला स्ट्रक्चर फ्लैट हो जाए, तो देखो ये जगह बढ़ गई है, पहले थोड़ी ये वाली फालतू की जा रही थी, अब ये भी बढ़ गई है। तो डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा, रिब्स बाहर की तरफ जाएगी, जिससे ये थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इससे प्रेशर लंग्स के ऊपर घटेगा, तो लंग्स के अंदर प्रेशर कम हो गया, बाहर जो प्रेशर है वो ज्यादा है, तो एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो बाहर से कहां आ जाएगी? अंदर। एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड जहां की हाई प्रेशर है टू इनसाइड जहां लो प्रेशर है, और एयर अंदर आ गई, इसको अपन ने इनहेलेशन का। अब एक्सहेल कैसे करेंगे? एक्सहेल करते समय रिब्स वापस अपनी जगह पर आती है, डायफ्राम वापस कैसा हो जाता है? डोम शेप। इन दोनों से रिब्स का अंदर आना, डायफ्राम का ऊपर जाना, लंग्स पे प्रेशर डालता है, जिससे थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है और लंग्स पे प्रेशर बढ़ता है। लंग्स पे प्रेशर बढ़ता है तो लंग्स के अंदर की एयर बाहर चली जाएगी। एयर मूव फ्रॉम इनसाइड, अब इनसाइड क्या है? हाई प्रेशर, आउटसाइड लो प्रेशर, तो अंदर से बाहर चली जाएगी। जनरली इनहेलेशन होने में जो इनहेल होता है उसमें अपन को ज्यादा टाइम लगता है, करीब 3 सेकंड लगता है, और एक्सहेल होने में 2 सेकंड लगता है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 5 सेकंड। और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अगर 5 से डिवाइड करूं तो 12 राउंड बना सकता हूं। तो एक हेल्दी पर्सन में 12 से 14 ब्रीथिंग रेट होती है। ठीक है, मतलब 1 मिनट में वो 12 बार ये राउंड, दोनों राउंड मिलकर एक ब्रीथिंग साइकिल बनता है। ऐसे 12 से 14 राउंड तक वो करता है, इससे ज्यादा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो ये अपने था ब्रीथिंग के बारे में, जो कि अपने रेस्पिरेशन का क्या था? फर्स्ट स्टेप, जिसमें अपन एयर अंदर लेते हैं। अंदर कहां तक पहुंचाएंगे? एल्वियोलाई तक, और एल्वियोलाई की एयर को बाहर निकालेंगे। बाहर से जो एयर लेंगे एल्वियोलाई तक जाएगी, उसे इनहेलेशन कहेंगे, और एल्वियोलाई की एयर बाहर चली जाएगी, उसे अपन एक्सहेलेशन कहेंगे। और इस पूरे राउंड को क्या कहेंगे? ब्रीथिंग। अब एल्वियोलाई पर जाने के बाद एयर के साथ क्या होता है? वो अपना सेकंड स्टेप होगा, जिसे कहेंगे गैस एक्सचेंज। पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन उसे समझते हैं। ठीक है, तो अगला स्टेप लेते हैं, जो कि क्या है? गैस एक्सचेंज। एक बार जब ब्रीथिंग कंप्लीट हो जाती है तो एयर जो होता है इनहेल करने पर बाहर से कहां तक आती है? एल्वियोलाई तक आती है। और एल्वियोलाई में जो एयर है जो बाहर से आई है, या ऑक्सीजन ज्यादा होगी और CO2 क्या होगी? कम। और एल्वियोलाई के चारों तरफ जो ब्लड कैपिलरी ब्लड लेकर आ रही है, उसमें ऑक्सीजन कम है, CO2 ज्यादा है। ऑब्वियस सी थिंग है, डिफ्यूजन होगा, चीज अपनी ज्यादा अमाउंट से कम अमाउंट की तरफ जाएगी। यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा है तो वो एल्वियोलाई से कहा जाती है? ब्लड में। और यहाँ CO2 ज्यादा है तो वो ब्लड से कहा चली जाती है? एल्वियोलाई में। फिर जब अपन एक्सहेल करेंगे तो ये CO2 जो ब्रीथ आउट करेंगे उस एयर के साथ बाहर चली जाएगी। और जब यहां से ब्लड बाहर निकलेगा, जो कि क्योंकि यहां गैस एक्सचेंज हो चुका है, तो यहां पर ऑक्सीजन ज्यादा हो गई और CO2 क्या हो गई? कम। ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो बाद में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा पूरी बॉडी में। तो देखो, ब्रीथ इन एयर ब्रिंग ऑक्सीजन, वो अंदर क्या लेकर आती है? ऑक्सीजन इनटू एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में लाती है। ब्लड ब्रिंग्स CO2 फ्रॉम बॉडी टू द साइट ऑफ गैस एक्सचेंज, और ब्लड क्या लेकर आता है? CO2। ठीक है,
हालांकि उसमें O2 होती है लेकिन कम। ठीक ऐसे ही जैसे बाहर से जो एयर आ रही है उसमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होती, CO2 भी होती है लेकिन कम। तो अगर बड़े लेवल पे देखा जाए तो बाहर से जो एयर आ रही है उसमें ऑक्सीजन है और इधर से जो एयर आ रही है उसमें CO2 है। फिर ये दोनों पास पास में हो गई। इन एल्वियोलाई एट रेस्पिरेटरी सरफेस गैस एक्सचेंज होता है। क्या होगा? गैस एक्सचेंज। ऑक्सीजन इन एल्वियोलाई, ऑक्सीजन जो है एल्वियोलाई के अंदर टेक अप, वो ब्लड के अंदर आ जाएगी। कहा आ जाएगी? ब्लड के अंदर। एंड CO2 ऑफ ब्लड, CO2 जो होती ब्लड की वो एल्वियोलाई के अंदर चली जाएगी। और ये किससे होगा? डिफ्यूजन से होगा। एक और चीज, इनहेल और एक्सेल तो अपन जल्दी जल्दी करते हैं, तो क्या इतना जल्दी डिफ्यूजन पूरा कंप्लीट हो जाता है? आंसर है ऐसा नहीं होता। जब अपन इनहेल करते हैं और एक्सेल करते हैं तो इस दौरान ऐसा नहीं है कि इनहेल करते समय जितनी एयर अपन ने फिल कर ली है लंग्स में, एक्सेल करते समय सारी बाहर निकाल देते हैं। सारी बाहर नहीं निकलती, कुछ एयर लंग्स के अंदर रह जाती है, उसे कहते हैं रेसिड्यूल वॉल्यूम। अपनी बुक में एक वर्ड लिखा हुआ है रेसिड्यूल वॉल्यूम। हायर क्लासेज में इसकी डेफिनेशन होती है कि वो एयर जो अपन कितना भी जोर लगाकर बाहर ब्रीथ आउट करें अपने अंदर ही रहती है, लंग्स के अंदर ही रहती है, उसे क्या कहते हैं? रेसिड्यूल वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम टाइम देता है गैस एक्सचेंज होने में। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी याद रखना। नेक्स्ट है अपने ट्रांसपोर्टेशन। एक बार जब यहां पर गैस एक्सचेंज हो गया और यहां से जो ब्लड बाहर जा रहा है जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा और CO2 कम है, अब यहां से ये पूरी बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? तो आंसर है कि भाई आपने तो बोला यहां पर क्या होता है? ब्लड होता है, ब्लड लेकर जाएगा। लेकिन ब्लड में कौन? तो देखो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज होता है ब्लड से। ब्लड में ऑक्सीजन अलग तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है और CO2 अलग तरीके से। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है हीमोग्लोबिन, जो कि एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, और ये किसके अंदर होता है? आरबीसी के अंदर। आरबीसी क्या होती है? रेड ब्लड सेल्स। अभी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के बारे में अपन सर्कुलेटरी सिस्टम में देखेंगे। तो आरबीसी के अंदर एक सब्सटेंस होता है जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। ये गैस एक्सचेंज करवाता है, मतलब गैस को ट्रांसपोर्ट कराता है, और इसीलिए इसे रेस्पिरेटरी कहते हैं। और हीमोग्लोबिन की वजह से अपनी आरबीसी रेड कलर की होती है और ब्लड भी रेड कलर का होता है, तो ये पिगमेंट देने का काम कर रहा है, इसीलिए इसे कहते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा होता है, तो हीमोग्लोबिन। कहां पर होता है? आरबीसी में। फंक्शन क्या है? दो, एक तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना और साथ में ब्लड का कलर क्या करना? रेड करना। एक मेरी और चीज सुनना, अपनी बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन करता है, लेकिन हीमोग्लोबिन कुछ अमाउंट में CO2 को भी ट्रांसपोर्ट करता है। हायर क्लासेज में आप पढ़ेंगे। अब जिस जगह ऑक्सीजन ज्यादा होगी, O2 के ऊपर ऐसे एरो लगाने का मतलब ज्यादा, जिस जगह ऑक्सीजन ज्यादा होगी वहां हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्या बना लेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ही वो ब्लड के साथ मूव करेगा। फिर वो एक ऐसी जगह जाएगा जहां ऑक्सीजन देखो कम है, तो वहां ऑक्सी हीमोग्लोबिन वापस टूट जाएगा हीमोग्लोबिन और O2 में। O2 उस जगह यूटिलाइज हो जाएगी, हीमोग्लोबिन ब्लड के साथ वापस चला जाएगा नई ऑक्सीजन को कैप्चर करने में। ठीक है, अब CO2 का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? तो देखो कुछ CO2 जो होती है हीमोग्लोबिन भी ट्रांसपोर्ट करता है। जब हीमोग्लोबिन देखो यहां पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटेगा वापस हीमोग्लोबिन और O2 में, तो O2 तो यूज कर ली जाएगी। अब हीमोग्लोबिन जब वापस एल्वियोलाई की तरफ जा रहा है तो खाली है, उस पर ऑक्सीजन जुड़ी हुई नहीं है, तो वो कुछ CO2 को भी बैठाकर एल्वियोलाई तक लाता है, लेकिन अपनी बुक में लिखा हुआ नहीं। तो क्या फिर मोड से ये होता है? तो ज्यादातर CO2 क्या होती है? CO2 पानी में ऑक्सीजन के कंपेयर में ज्यादा सॉल्युबल होती है, और यही वजह है कि CO2 क्या करती है कि ब्लड में जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा क्या होता है? ब्लड का लिक्विड पोर्शन, अगेन ये सर्कुलेटरी सिस्टम में अपन देखेंगे, तो उसमें घुल जाती है, और उस घुली हुई फॉर्म में ही क्या होती है? ट्रांसपोर्ट। तो ऑक्सीजन तो ट्रांसपोर्ट होती है हीमोग्लोबिन से, किस फॉर्म में? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। और CO2 ट्रांसपोर्ट होती है जो ब्लड के अंदर वाटर या लिक्विड होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, उसके अंदर डिसॉल्व होकर क्या होती है? ट्रांसपोर्ट होती है। अगर आपको एग्जाम में पूछे भाई ऑक्सीजन ऐसे क्यों नहीं हो रही, तो इसका कारण भी बुक लिखती है कि CO2 मोर सॉल्युबल होती है वाटर में कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इतना सॉल्युबल नहीं होता, इसलिए इतनी ज्यादा अमाउंट को वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता। नेक्स्ट, एक बार जब ये सेल के पास में ऑक्सीजन पहुंच गई, तो उसके बाद अपन ने पहले भी कर रखे हैं कि ग्लूकोज पहले सेल के साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, फिर पायरुवेट पर ये ऑक्सीजन जो अपन ने रेस्पिरेशन के अभी तक के स्टेप से ली है वो उस पर जोड़कर CO2 और H2O में कन्वर्ट किया जाएगा, एनर्जी जनरेट होगी। कौन सा रेस्पिरेशन हुआ? एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ। और ये CO2 जो है
वापस ब्लड प्लाज्मा में घुले हुई फॉर्म में कहां चली जाएगी, यहां तक चली जाएगी, यहां से एल्वियोलाई में आ जाएगी और एल्वियोलाई से जब अपन ब्रीथ आउट करेंगे तो बाहर चली जाएगी। ये पूरा राउट हो गया। एक बार वापस समझते हैं। पहले अपन ने ब्रीथ इन किया, ब्रीथ इन किया तो ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन यहां से कहां आ गई, इधर, ये गैस एक्सचेंज हो गया, फिर इधर से ट्रांसपोर्ट हो गई ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, फिर सेल के अंदर चली गई, सेल के अंदर उसने पायरुवेट को तोड़ा CO2 और H2O में, ये तो पूरा अंदर की तरफ राउट हो गया। अब उल्टा, जब ये CO2 बनी तो ये CO2 जो है ब्लड प्लाज्मा इसको डिसॉल्व करके कहां लेकर आ गया, एल्वियोलाई तक, एल्वियोलाई के अंदर चली जाएगी गैस एक्सचेंज की वजह से, और फिर जब अपन ब्रीथ आउट करेंगे, एक्सेल करेंगे तो बाहर चली जाएगी। ये अपने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की मैकेनिज्म भी हो गई, वो काम कैसे करता है, और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक्सप्लेनेशन भी हो गया। एक और क्वेश्चन करवाते हैं। अपनी बुक में दे रखा है कि हाउ लंग्स डिजाइन इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज एरिया ऑफ गैस एक्सचेंज। तो देखो, अगर मान लो कि लंग्स सिर्फ ऐसे होते, मतलब लंग्स के अंदर कुछ नहीं होता, तो ये लंग्स का सरफेस एरिया होता, और सरफेस एरिया कम है, ये इतनी कम सरफेस है कि अपने को जितना ऑक्सीजन को एक्सचेंज कराना उतना हो नहीं पाएगा। तो क्या होगा कि इस लंग्स के अंदर क्या हो गया, अपन ने देखा था कि बहुत सारी ब्रांचिंग होती है और हर ब्रांच के एंड में एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस बलून लाइक स्ट्रक्चर में जितनी भी, देखो ये एक बलून लाइक स्ट्रक्चर की ये लाइन को अगर मैं ऐसे खोल दूं और ऐसे फैला दूं, और जितनी भी एल्वियोलाई है सबकी ऐसे फैलाकर आगे से आगे जोड़ता जाऊं, तो 80 मीटर स्क्वायर की सरफेस एरिया बनेगी। 80 मीटर स्क्वायर मतलब अच्छा खासा, 80 मीटर स्क्वायर की बात कर रहा हूं, करीब करीब आप टेनिस का कोर्ट होता है ना जहां टेनिस खेलते हैं, इतना बड़ा एरिया बन जाएगा। और ये जगह काफी है मेरे लिए गैस एक्सचेंज करने के लिए। लेकिन इतनी बड़ी जगह, मैं तो इतना बड़ा हूं नहीं, मैं टेनिस कोर्ट जितना थोड़ी बड़ा हूं, तो इतनी बड़ी जगह छोटी सी जगह में कैसे कॉम्पैक्ट करना है, तो उसे बलून लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करके छोटे छोटे ऐसे ग्रुप में डिवाइड कर दिया, जिसे क्या कहते हैं, एल्वियोलाई। और इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कि और आसानी से हो, हर एल्वियोलाई के चारों तरफ क्या है, ब्लड कैपिलरी। तो लंग्स हैज मेनी स्मॉल बलून लाइक स्ट्रक्चर, जिसे एल्वियोलाई कहते हैं। कंबाइंड सरफेस जो होती है एल्वियोलाई की, वो कितनी होती है, 80 मीटर स्क्वायर, मतलब सच अ लार्ज साइट ऑफ गैस एक्सचेंज इन स्मॉल लंग्स। These alveoli are supplied with extensive network of blood vessels, और इसके चारों तरफ ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है। इसका मतलब लंग्स जो है साइट ऑफ, ये एरिया ऑफ गैस एक्सचेंज को बढ़ाना या ज्यादा से ज्यादा गैस एक्सचेंज करवाना कैसे करता है, दो तरीके से। एक तो उसमें बहुत सारी एल्वियोलाई है, और दूसरा एल्वियोलाई जो है ब्लड सप्लाई बहुत हाई है, मतलब हर एल्वियोलाई के चारों तरफ ब्लड सप्लाई है, जिससे ज्यादा से ज्यादा गैस एक्सचेंज हो पाएगा। ठीक है, तो ये अपना था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करेंगे। पहले अपन करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स और फिर अपन करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।